वो बुजुर्ग जो हर दिन मंदिर जाता था, हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करता था, जिसे सब सज्जन समझते थे, वह असल में एक शिकारी था जो मासूम महिला को कैमरे में कैद करता, फिर ब्लैकमेल करता। एक पॉश सोसाइटी, एक शांत बुजुर्ग और एक खौफनाक सच्चाई। लेकिन फिर आई एक लड़की जो शिकार नहीं बनी, बल्कि शिकारी को ही जाल में फंसा लिया। जानना चाहते हैं कैसे खुला दिल्ली की एक पॉश सोसाइटी का ये खौफनाक राज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैकमेल, डर और साहस की दास्तान नहीं है, बल्कि इसके अंत में हम आपके साथ कुछ ज़रूरी कानूनी सुझाव और जानकारी भी साझा करेंगे, जो ऐसे हालात में आपके और आपके अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका उपनगर में बनी एक पॉश रिहायशी सोसाइटी नारायण श्री का। वहीं के बी ब्लॉक में रहते थे श्रीमान सुधीर माथुर। उम्र कोई यही लगभग 60 के आसपास होगी। बहुत शांत आदमी थे, पूजा पाठ करते, रोज़ मंदिर में आरती में दिख जाते। सोसाइटी में सब कहते माथुर भाई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या वाकई में वो इतने ही अच्छे और सीधे थे? आज की कहानी उसी पर से पर्दा उठाने वाली है। सुधीर जी की पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके थे। घर में अब कोई नहीं था, न पत्नी न बच्चे। अकेले अपने फ्लैट में रहते थे, ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे, ना ही किसी से ज़्यादा बात करते थे। सोसाइटी वाले सोचते बड़े शांत और पूजा पाठ करने वाले बुजुर्ग हैं। ऊपर से सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उनके फ्लैट के 4 दीवारों के पीछे क्या चल रहा था यह किसी को नहीं पता था, क्योंकि कई बार सबसे ज़्यादा चुप रहने वाले लोग सबसे बड़ा राज छुपाए बैठे होते हैं। सुधीर जी के फ्लैट की खिड़कियां ऐसी जगह पर थी जहां से पूरा सोसाइटी का नज़ारा दिखता था। गार्डन, पार्किंग और वो गलियारे जहां लोग टहलते, गप्पे मारते या बच्चों के साथ खेलते थे। वो उस दिन भी खिड़की के पास बैठकर बाहर झांक रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी सोसाइटी की एक महिला किसी लड़के से मिलने आई थी। शायद दोस्त रहा होगा या कोई जान पहचान वाला। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन सुधीर जी की नज़र उस पे अटक गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन से उन्होंने उस औरत पर नज़र रखना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें किसी बहाने की तलाश थी, और अब वो बहाना मिल गया हो। बस फिर क्या था, रोज़ खिड़की के पास बैठकर वहीं झांकने लगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और किस शहर या किस गांव से। सच कहें तो आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। उसी दिन के बाद कुछ तो बदल गया था। सुधीर अब पहले से ज़्यादा वक्त खिड़की के पास बिताने लगा था। उसके पास एक पुराना सा डिजिटल कैमरा था और एक लैपटॉप
जो कब से मेज पर धूल खा रहा था। अब वो इन दोनों चीज़ों को फिर से निकाल लाया, लेकिन इस बार मकसद कुछ और था। हर दिन कुर्सी लगाता, कैमरा ऑन करता और बाहर सोसाइटी में क्या हो रहा है सब रिकॉर्ड करने लगता। कौन आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन कब बाहर निकलता है, सब कुछ। धीरे धीरे ये उसका रोज़ का रूटीन बन गया था। शायद उसे कोई और काम नहीं था, या शायद उसने जानबूझकर यही रास्ता चुना था। अब वो अकेला नहीं था। उसका कैमरा और उसकी आंखें पूरी सोसाइटी पे नज़र रखे हुई थी। शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। सुधीर अब ज़्यादा बाहर नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से सब पर उसकी नज़र बनी हुई थी। उसका कैमरा हर दिन कुछ न कुछ रिकॉर्ड करते रहता, चुपचाप, बिना किसी को पता चले। फिर कुछ हफ्तों के बाद सोसाइटी की एक महिला के फ़ोन पर एक मैसेज आया, किसी अनजान नंबर से। सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारे पास वो लड़का क्यों आया था? और साथ में एक फ़ोटो जो उसी दिन की थी, उसी जगह की जब वो उस लड़के से मिली थी। वो महिला डर गई। फ़ोटो देख के उसके तो होश ही उड़ गए। दिमाग में यही सवाल घूमने लगा, ये फ़ोटो ली किसने, कब ली गई और क्यों भेजी गई? फिर धीरे धीरे 2-3 और महिला के पास ऐसे ही अजीब मैसेज आने लगे। कभी कोई पुरानी तस्वीर, कभी कोई छोटी सी वीडियो क्लिप, और साथ में एक डराने वाला धमकी, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ सबको भेज दूंगा। दोस्तों, अब किसी महिला को यह डर लग रहा था कि उसके पति को इसके बारे में पता चल जाएगा। किसी को समाज का डर लग रहा था, लोग क्या कहेंगे। कोई सोचती थी अगर बच्चों को पता चल जाए तो मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ने तो नंबर ब्लॉक कर दिया, कुछ ने तो डर के मारे नया सिम तक ले लिया। लेकिन कुछ औरतें धीरे धीरे सुधीर के जाल में फंसती चली गई। वो उन्हें अपने घर बुलाता, डराता और फिर उनका गलत फ़ायदा उठाता, उनका शारीरिक शोषण करता। धीरे धीरे ये उनके लिए आदत बन गई और फिर उससे इसमें मज़ा आने लगा। नारायण श्री सोसाइटी अब पहले जैसे सोसाइटी नहीं रह गई थी। लोगों के मन में डर था, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जो कर रहा था वो तो बाहर से एकदम सीधा साधा बुजुर्ग दिखता था, जो हर सुबह मंदिर में आरती करता था, जिसे सब धार्मिक और शांत इंसान समझते थे। पर असलियत कुछ और ही थी। वो बुजुर्ग जिसे सब शांत समझते थे, असल में बहुत चालाक और ख़तरनाक था। एक ऐसा शिकारी जो लोगों के भरोसे का फ़ायदा उठा रहा था और किसी को भनक तक लगने नहीं दे रहा था। फिर एक दिन कहानी में एंट्री होती है प्रियंका की, एक समझदार और खुद पे भरोसा रखने वाली लड़की। MBBS की पढ़ाई कर रही थी, उम्र कोई 23-24 साल की रही होगी। अपनी कैरियर को लेकर सीरियस और परिवार की इज्जत उसके लिए सबसे ऊपर थी। वह कभी कभी नारायण श्री सोसाइटी आती थी अपनी मम्मी पापा से मिलने। कई बार उसका एक करीबी दोस्त भी आता था, कॉलेज का ही स्टूडेंट था। दोनों साथ बैठकर पढ़ाई की बातें करते, नोट्स शेयर करते। बस एक सिंपल और साफ सुथरा रिश्ता था उनका। लेकिन सुधीर जी की नज़रें अब आदत बन चुकी थी हर किसी की निगरानी करने की। वो अब प्रियंका पर जाकर टिक गई। उस दिन भी उसने वही किया, कैमरा ऑन किया और जो कुछ हो रहा था उसे चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया, बिना किसी बात की परवाह किए, जैसे उसे अब हर चीज़ पर हक चाहिए था। सुधीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो लड़की किसी की बेटी है
किसी की दुनिया है। उसके लिए तो प्रियंका बस एक और शिकार थी। लेकिन उसे क्या पता था इस बार वो जिसे फंसाने चला है उसी से उसे सबक मिलने वाला है। इस बार वो खुद अपने ही जाल में फंसने वाला था। एक शाम प्रियंका अपने कमरे में बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी जैसे रोज़ करती थी। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया किसी अनजान नंबर से। उसने जैसे ही पढ़ा उसका दिल धक से रह गया। लिखा था, बिटिया अगर ये तस्वीर तुम्हारे घर वालों ने देख ली तो सोचो क्या होगा। मैं चाहता हूँ तुम खुद मुझसे मिलने आओ। और साथ में एक फ़ोटो अटैच की थी, वही जो सुधीर ने चुपचाप ली थी, जिसमें प्रियंका अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। फ़ोटो में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जब किसी की नीयत ही गंदी हो तो सीधी बात भी उलझा दी जाती है। प्रियंका के हाथ कांपने लगे, आंखों में डर, गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके दिमाग में हजारों बात घूमने लगी। अगर यह फ़ोटो पापा को दिखा दी तो, मम्मी को कुछ बता दिया तो, लोग क्या कहेंगे, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। वो अंदर से डर गई थी, लेकिन वह टूटने वालों में से नहीं थी। प्रियंका टूटी नहीं, डरी जरूर पर हिम्मत नहीं हारी। उसी वक्त उसने ठान लिया चुप नहीं बैठना है। उसने सबसे पहले अपनी माँ को सारी बात बता दी, फिर पापा को भी बताया और अगले ही दिन सीधे थाने गई। पुलिस के सामने सब कुछ साफ साफ कह दिया। अब बारी थी उस आदमी को पकड़ने की जिसने इतनी गंदी हरकत की थी। पुलिस ने पूरा प्लान बनाया। प्रियंका ने जो कुछ बताया था वो काफ़ी था, लेकिन अब ज़रूरत थी पक्के सबूत की। ऐसा सबूत जो सुधीर की सच्चाई सबके सामने ला सके। पुलिस ने एक प्लान बनाया। अब प्रियंका को ऐसे दिखाना था जैसे वो सुधीर से डर गई है और उसकी बात मानकर खुद ही उसके फ्लैट पर आने को तैयार हो गई हो। जैसे तय हुआ था, प्रियंका ने सुधीर को एक मैसेज भेजा, ठीक है अंकल, मैं आ रही हूँ, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। यह मैसेज भी पुलिस की निगरानी में ही भेजा गया था। सुधीर को लगा था कि जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। उसे क्या पता था कि उसी वक्त सोसाइटी के बाहर पुलिस की एक टीम खड़ी है, बिल्कुल सादे कपड़ों में, बिना किसी शोर किए हुए, पूरी तैयारी के साथ। प्रियंका के पास एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस भी था जिसमें हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। यानी अब जो भी कुछ हो रहा होगा वो सब पुलिस के पास सबूत बनकर जाएगा। पूरा माहौल ऐसा था जैसे कोई शिकारी जाल बिछा चुका हो और अब शिकार खुद अपने पैरों से उसमें आकर फंसने वाला हो। जैसा कि पहले से तय था, प्रियंका सुधीर के फ्लैट पहुंची। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पे पूरी शांति थी। डर तो था, पर उससे भी बड़ी थी उसकी हिम्मत। सुधीर ने दरवाज़ा खोला, हल्की मुस्कान के साथ बोला, आओ बिटिया, मुझे पता था तुम समझदारी दिखाओगी। प्रियंका बिना कुछ बोले अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, सुधीर ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ गया। एक बटन दबाया और रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। सब कुछ थम सा गया था। प्रियंका कुछ बोलने ही वाली थी, तभी दरवाजे पे तेज दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो, पुलिस है। अचानक बाहर से आवाज़ आई। सुधीर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुधीर एकदम घबरा गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो।
कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और सीधा अंदर घुस आई। फिर क्या था, पूरे फ्लैट की तलाशी शुरू हो गई। कैमरा, उसका लैपटॉप, मोबाइल और सारे मैसेज और वीडियो सब मिल गया। सुधीर वहीं पकड़ा गया उसी हालत में। और तब सामने आया उसकी असली चेहरा, वो गंदा सच जिसे वो इतने सालों से छुपा रहा था। जांच पूरी होने के बाद मामला सीधा कोर्ट में चला गया। वहाँ सबूत एक एक करके सामने रखे गए। कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो, भेजे गए मैसेज और सबसे बड़ी गवाही प्रियंका की खुद की। इन सब ने मिलकर पूरा सच सबके सामने ला दिया। कोर्ट में जज ने साफ कहा, सुधीर माथुर ने महिलाओं की प्राइवेसी तोड़ी, उन्हें डराया, धमकाया और ब्लैकमेल किया। वो चोरी छुपे फ़ोटो वीडियो बना रहा था और फिर उन्हीं फ़ोटो वीडियो को हथियार बनाकर उन्हें डराने धमकाने लगा और जैसा वो चाहता था वैसा करने के लिए मजबूर करता रहा। आखिर में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। 3 बड़े इल्ज़ाम उस पर साबित हुए: ब्लैकमेलिंग, अश्लील कंटेंट बनाना और महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना। जज साहब ने सज़ा सुनाते ही कहा, यह मामला सिर्फ एक लड़की से जुड़ा नहीं, सुधीर ने वो भरोसा तोड़ा जिस पर समाज चलता है। लोग जिस बुजुर्ग को सज्जन समझते थे, उसने उसी सोसाइटी के मासूम महिलाओं की इज्जत को कुचला। यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा धोखा है जो भरोसे के नाम पे किया गया, और जब भरोसा ही टूट जाए तो समाज की नींव हिल जाती है। फिर कोर्ट ने उसे ऐसी सख्त सज़ा सुनाई ताकि कोई और सुधीर आगे चलकर किसी प्रियंका को डराने की हिम्मत न कर सके। नारायण श्री सोसाइटी में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे किसी ने सबका भरोसा तोड़ दिया हो। हर चेहरा हैरान था, डरा हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुधीर माथुर, जो हर सुबह मंदिर जाता था, जिसे लोग नर्म और धार्मिक मानते थे, असल में अंदर से इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। आपने भी अगर कभी कुछ ऐसा अपनी सोसाइटी या आसपास देखा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे सच सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था, पेश है कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या डराने धमकाने लगे तो डरिए मत। तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं। भारत में आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सज़ा दी जाती है। किसी की मर्जी के बिना उसकी फ़ोटो या वीडियो लेना और फिर उसका गलत इस्तेमाल करना, यह एक बड़ा जुर्म है। आईपीसी की धारा 354C और 66E के तहत सज़ा तय है। महिलाएं सीधे 112 या 181 पर कॉल कर सकती हैं। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में साइबर क्राइम पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। कभी भी ऐसा लगे कि कोई आपकी निजता में दखल दे रहा है, जैसे पीछा करना, नज़रें रखना, फ़ोटो खींचना या अनचाहे मैसेज भेजना, तो चुप मत रहिए, सबूत जमा कीजिए और कानूनी कदम उठाइए। अपने मोबाइल या सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखें। अनजान लोगों से दोस्ती ना करें और कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो स्क्रीनशॉट जरूर सेव करें। याद रखिए, चुप रहना किसी भी अपराध को बढ़ावा देना होता है।
अगर कोई प्रियंका आवाज़ उठा सकती है तो आप भी उठा सकते हैं। अगर प्रियंका की यह कहानी आपको झकझोर दिया हो, अगर आपको भी लगा कि ज़रूरत पड़ने पे आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, परिवारों और जानने वालों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि चुप रहना नहीं, सच का साथ देना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी तो हम ऐसी कहानी लेके आ पाते हैं। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।